नमस्कार। आपका स्वागत है अब बिहारी इन अमेरिका के 13वें एपिसोड में। धन्यवाद आपका जो आपने पिछले एपिसोड देखे और आपके बहुत सारे कमेंट ऑफलाइन आए, कुछ कमेंट ऑनलाइन थे। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक था, बट बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही जरूरी सब्जेक्ट है। बिहार में जाति का रेलेवेंस और उसका प्रभाव, और वह कैसे अभी तक हमारी राजनीति और चुनावों को प्रभावित करता रहा है स्वतंत्रता के पश्चात। एक कनेक्ट था प्रशांत किशोर, जो अभी जन सुराज के संस्थापक हैं और पूरे बिहार में घूम रहे हैं। उसमें लोगों ने उनकी कुछ बातों पे आपत्तियां भी जताई और मुझे भी कुछ आपत्ति थी। तो मैंने सोचा कि इस एपिसोड में क्यों नहीं उन सब मुद्दों की बात की जाए और कैसे जो आने वाला जो शासन होगा या पार्टी होगी उसके नजरिए को कैसे विस्तृत किया जाए, क्योंकि कोई भी पार्टी आती है अपनी सोच के साथ। और मुझे लोगों की जो सामाजिक सोच है कि कोई अंबेडकर से ज्यादा अलाइंड है, गांधी जी से अलाइंड है, वर्सेस बीजेपी की आइडियोलॉजी जो है, संघ की आइडियोलॉजी जो है उससे अलाइंड है, उससे मुझे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। क्योंकि आने वाले दिनों में जब बिहार का समुचित विकास हो जाएगा और बिहार भारत के पहले 10 या 15 राज्यों में जब आ जाएगा, तब फिर हम लोग इसकी बात करेंगे, इसकी विवेचना करेंगे कि किसकी आइडियोलॉजी सही है, किसकी आइडियोलॉजी गलत है। अभी तो बिहार में एक ही आइडियोलॉजी चल रही है, जाति की आइडियोलॉजी, और कैसे बिहार को पीछे से फर्स्ट रखने की आइडियोलॉजी। इस संदर्भ में मैंने सोचा कि सब लोग बात करते हैं कि बिहार पिछड़ा है, बिहार गरीब है, तो क्यों ना कहीं से ऐसा सोर्स ढूंढा जाए जिसमें ये पता चल सके ऑब्जेक्टिवली कि बिहार कितना गरीब है, कितना पिछड़ा हुआ है और हम कितने पीछे छूट चुके हैं। वो चाहे हमारे प्रशासनिक कारणों से हो, राजनीतिक कारणों से हो, लेकिन पहले एक ऑब्जेक्टिव बेसलाइन एस्टैब्लिश किया जाए। थोड़ा पीछे जाकर देखा, भारत में अभी कौन सी संस्था है जो पूरे देश के विकास के लिए सोच रही है, कार्य कर रही है और उसकी रैंकिंग कर रही है। तो पता चला कि एक संस्था है, उसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग में जो नीति टर्म है वो स्टैंड करता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत के रूपांतरण के लिए एक संस्था बनाई गई है। वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वो कैबिनेट के रेजोल्यूशन, यूनियन कैबिनेट के रेजोल्यूशन से बनाई गई है। नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को अपना कार्य शुरू किया। उसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। वाइस चेयरमैन जो होते हैं वो कोई मशहूर अर्थशास्त्री जिनका नोटेबल कंट्रीब्यूशन रहा है। उसके बाद बहुत सारे टेम्पररी एंड परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो यूनियन कैबिनेट, स्टेट मिनिस्टर के रैंक्स के होते हैं। ढेर सारे बाहर से भी कंसल्टेंट्स बुलाए जाते हैं। तो मिला जुला के एक बहुत ही बढ़िया थिंक टैंक है और इसका मेन उद्देश्य जो रखा गया कि कैसे भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जाए 2047, जबकि भारत के 100 साल पूरे होंगे इसकी आजादी के। और ये बड़ी अच्छी परिकल्पना है। मैं इसको पूरे तौर से कह सकता हूं, चाहे आपका कोई भी पॉलिटिकल अलाइनमेंट हो, आप उसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एस्पिरेशनल तो है, ये विजनरी तो है। इसके ढेर सारे कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं वो देश के विकास के लिए हैं। और एक जो डिफरेंस है इसमें, बिना यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन बनाए हुए, जो इससे पहले की बॉडी जो थी प्लानिंग कमीशन वर्सेस नीति आयोग,
प्लानिंग कमीशन वॉज ए हाईली सेंट्रलाइज्ड बॉडी, बिल्कुल केंद्रीय स्तर पर काम करता था और वो टॉप डाउन अप्रोच था। उसके ऑपोजिट नीति आयोग इसका बॉटम्स अप अप्रोच है। कैसे नागरिकों को निम्न स्तर पे गांव, पंचायत, ब्लॉक, सब डिवीजन और जिले के स्तर से उनको अपलिफ्ट किया जाए, एक बहुत ही अच्छा बोल्ड विजन है। और इसका एक परिणाम तो वैसे आप देख लीजिए कि 2015 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 81 था, 81वां स्थान था। वहां से बढ़ के अब हम 39वें पोजीशन पे आ चुके हैं। तो एक तो इसका सीधा साधा असर दिखता है। दूसरा, जो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, इसका जो गठन हुआ, उसमें राज्यों का और केंद्र शासित राज्यों का भी उचित रिप्रेजेंटेशन है। प्लानिंग कमीशन में जो उसके मेन सदस्य होते थे, उनके इनपुट पे वो सेंट्रल एलोकेशन होता था, टॉप डाउन एलोकेशन होता था। इसमें एलोकेशन की व्यवस्था नहीं है। बट जो लोग समझते हैं और कहते हैं कि नीति आयोग तो बिल्कुल टूथलेस है, इसके तो दांत हैं ही नहीं, वो ये चीज भूलते हैं कि कोई भी बड़ा देश जो है, विकसित देश है, उसमें इस तरह के थिंक टैंक का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। थिंक टैंक जो है, जैसे नीति आयोग है या विश्व में और भी विकसित राष्ट्रों को देखें तो उसमें जो थिंक टैंक जो है वो पॉलिसी इनपुट देते हैं। पॉलिसी इनपुट स्टेट्स को देते हैं और या जो सेंट्रल या फेडरल गवर्नमेंट को देते हैं, और वो उस इनपुट को लेके अगले साल या अगले 5 साल, अगले 10 साल तक एक विकास की परिकल्पना करते हैं। उन क्षेत्रों को जिनका समुचित रूप से उनका विकास नहीं हुआ है, उनको प्राथमिकता दी जाती है। तो नीति आयोग ने सहकारी संघवाद, जिसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं, उसकी स्थापना की। और इनका प्राइमरली, जैसे मैंने बताया, इनका बॉटम्स अप अप्रोच है। मुझे अच्छा लगा। और ये ऐसा नहीं था कि 5 साल में कुछ कर देंगे। 2015 से लेके 2047 तक एक ऐसा विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाए जिसके अनुसार उसके स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन के जो भी डिफरेंट मोडालिटीज होंगे, प्रोग्राम्स होंगे, ऐसे किया जाए कि बाय 2047 इंडिया में बिकम $30 ट्रिलियन इकोनॉमी। जिन लोगों को इसमें थोड़ा ज्यादा जानने की उत्सुकता है, उसको मैं जरूर कहूंगा कि आप नीति आयोग के साइट पे जाइए और उसको पढ़िए। एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं जो अभी BVR सुब्रमण्यम है, एक समय बिहार के अमिताभ कांत होते थे जो एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे, उनको एक स्पेशल असाइनमेंट दिया गया था। जब मैंने उनके कार्यक्रमों को देखा कि कैसे वो नॉट ओनली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कोऑपरेटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, बट ऑल्सो उसमें वो कंपटीशन इंसर्ट करते हैं। उनके जो रैंकिंग व्यवस्था है उसको उन्होंने कहा है SDG इंडिया इंडेक्स, विच स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उसका अगर आप हिंदी रूपांतरण करें तो थोड़ा माउथफुल है, बट उसको सतत विकास लक्ष्य कहा गया है। करीब 16 गोल हैं। तो क्या है वो गोल्स? जिसमें बिहार काफी पिछड़ा हुआ है, करीब 28, 30, 33 पॉइंट पिछड़ा हुआ है। वो मूलभूत लक्ष्य है। उसमें आप पाएंगे कि एक नो पॉवर्टी का गोल है, एक जीरो हंगर का गोल है, एक क्वालिटी एजुकेशन का गोल है। इन गोल्स में हम इतने ज्यादा पिछड़े हुए हैं कि अगर कोई नई व्यवस्था नहीं होती है, कुछ नए लोग नहीं आते हैं जो इमेजिनेटिव हो, जो एग्जीक्यूशन ओरिएंटेड हो, तो लगता नहीं है कि ये सरकार और इस सरकार में काम करने वाले लोग अगले 30 साल में भी ये 30 पॉइंट का डिफरेंस को ब्रिज कर पाएंगे। इसलिए मैं जब कहता हूं कि ये करंट व्यवस्था जो है उसमें परिवर्तन होना बहुत ही आवश्यक है, और परिवर्तन ऐसा हो
जो कि पिछले 30-40 साल से जो लोग लगे हुए हैं और जो बिल्कुल ही धीमी गति में स्नेल स्पेस से चल रहे हैं, घोंगे की रफ्तार से चल रहे हैं, उनको हटाया जाए, नए लोगों को मौका दिया जाए, उनको आजमाया जाए। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो फिर उनको हटाया जाए। इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो लोग जाति, धर्म और समुदायों की राजनीति करते हैं, उनसे आप कोई सरोकार न रखें, क्योंकि इन्हीं लोगों ने हमको इतने दिन से पीछे रखा है। ना अगला अगर कोई आएगा और वो फिर धर्म और जाति के नाम पे रिसोर्सेज की बंदर बांट करना शुरू करे, उसको भी हटाइए। हमको ऐसे लोग चाहिए जो बिहार को आगे बढ़ाएं, बिहार को पहले पायदान पर लेके जाएं। तो ठीक है, थोड़ा मैं इमोशनल हो गया था अभी, लेकिन फिर जब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, तो बिहार इतना पीछे है। जब 2024 में फिर केंद्र की सत्ता में नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार आई, दो लोगों की बैसाखी के साथ, एक बिहार के नीतीश कुमार या बिहार का एनडीए कंबाइन, और दूसरा चंद्रबाबू नायडू का वहां आंध्र में। तो इस बार 7 जुलाई 2024 को एक बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे कहा कि अगर भारत को विकसित भारत 2047 तक बनाना है, तो उसमें हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि हमारे जो पिछड़े हुए राज्य हैं उनको हम विकसित ना बनाएं और उसके बाद भी भारत विकसित हो जाए, ऐसा असंभव है। तो उन्होंने 6 राज्यों का चयन किया। उन 6 राज्यों को कहा कि आप जाइए और अपने राज्य के स्तर पर 2047 का विजन डॉक्यूमेंट्स बनाए। तो इसमें 6 जिन राज्यों का चयन हुआ, उसमें बिहार भी एक है। ऑब्वियसली, चूंकि बिहार के सहयोग के बिना उनकी सरकार केंद्र में नहीं बन सकती थी। उसमें आंध्र प्रदेश भी है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का सहयोग था। गुजरात तो आना ही था, इवन दो लिस्ट ऑफ टॉप बिग स्टेट्स में वो 9वें पायदान पर है। तो चलो, ये सब तो होता ही है कि नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं तो गुजरात को रिसोर्सेज मिलेंगे, गुजरात को जो भी विजन है उसमें शामिल किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा को भी चुना। अब यही देख लीजिए कि बिहार सरकार की अकर्मण्यता कंपेयर टू अदर स्टेट्स। 7 जुलाई 2024 को ये क्लैरियन कॉल जो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया गया कि आप जाके विजन डॉक्यूमेंट्स बनाएं। 13 दिसंबर 2024 को आंध्र प्रदेश ने ऑलरेडी अपना आंध्र प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया। दैट इज व्हाट दे डिड टू इंश्योर देयर गोल्डन फ्यूचर। वैसे ही गुजरात ने अपना विजन बनाया, गुजरात एट 2047। उसमें उन्होंने कहा कि कैसे गुजरात का वो अमृत काल हो। वैसे ही छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है। ओडिशा ने तो आगे बढ़ के एक और चीज उसमें ऐड कर दिया। ओडिशा ने कहा कि आप एक विजन की बात करते हैं, हम 2 विजन बनाएंगे। ओडिशा एट 2036, जब उसके बिहार से विभाजन के 100 साल पूरे हो जाएंगे और उसका वो सेंटिनरी मनाते रहेंगे। और उन्होंने उसके बाद ओडिशा एट 2047 बनाया है। वो 300 पन्नों का डॉक्यूमेंट है, 250 से 300 पन्नों का डॉक्यूमेंट। उसमें मैं ढूंढ रहा था कि बिहार में कोई एक मीटिंग हो, उसका कोई जिक्र हो, उसका कोई विजन डॉक्यूमेंट हो। अब 1 साल होने चले, 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं उस बात के, और बिहार का कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं है। तो उसमें जो लोग कहते हैं कि अरे बिहार में एक से एक कॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेट है, बाहर के लोगों की जरूरत नहीं है, तो क्या हुआ वहां पर बिहार में? ये कॉन्सेप्ट जब प्रशांत किशोर या कोई और कहता है लैटरल एंट्री का, तो हमारे जो एंटीबॉडीज जो हैं बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। मैं तो बिल्कुल मानता हूं कि बिहार में जो व्यवस्था है उसका आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। बिहार ने इतने दिनों से अपने एग्जीक्यूशन चॉप्स को डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया है, तो फिर कब तक लोगों को मौका मिलना चाहिए? दूसरी बात,
जिनका फिक्स टेन्योर है, फिक्स सीनियरिटी है, फिक्स्ड इंक्रीमेंट है और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये चेंज होना चाहिए कि अगर लैटरल एंट्री को देखिएगा तो हर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है 16, हर एक गोल के अंदर आप देखिएगा कि 10 से 12 कार्यक्रम है, बहुत ही मोटे कार्यक्रम है। उसी में प्रधानमंत्री जनधन योजना है, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना है, आयुष्मान है, उसमें आप नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट है जिसके तहत लोगों को 5 किलो अनाज दिया जाता है। तो इस तरह की योजनाएं हैं और उसका अगर कार्यान्वयन देखेंगे तो जमीनी स्तर पर लोगों ने ऐसा मान लिया है कि भाई 5 किलो के जगह 4 किलो अनाज तो मिल रहा है। अरे ये कैसी व्यवस्था है जहां पे हमने खुलेआम भ्रष्टाचार को स्वीकार कर लिया है। इन सब चीजों में अगर बाहर के लोगों, बाहर के देशों से या बाहर के राज्यों में जो बिहार के लोग काम कर रहे हैं और जिनमें निर्भीकता है, डर नहीं है किसी का, उनको आकर वहां पर सहयोग देने की जरूरत है मॉनिटरिंग में, ताकि हम इन मानकों में ऊपर उठ सकें, ताकि अगर किसी को 5 किलो अनाज देने का प्रावधान है तो उनको 5 किलो मिले, उससे एक छटाक, एक कनवा, एक पाव कम नहीं मिले। और दूसरी चीज मैंने देखा कि इन सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अगर आप देखें और इसके अंदर जितने सारे कार्यक्रम हैं, जिसके अंदर लाखों करोड़ों के फंड की व्यवस्था है, उसके कार्यान्वयन के लिए बिहार में अगर आप केवल बिहार के जिलों की संख्या देखें, वो 38 जिले हैं। इन 38 जिलों में जो 200 कार्यक्रम हैं लगभग, उसको चलाने के लिए अगर एक भी आदमी मॉनिटरिंग के लिए आए, एग्जीक्यूशन के लिए आए, हेल्प के लिए आए, तो आपको करीब उसमें 7,600 लोगों की जरूरत है। तो 5,000 लोग तो बिल्कुल ही कम है अगर कोई कहता है तो। ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल, सब डिवीजन लेवल की तो बात ही नहीं की है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इतने लोगों की जरूरत होगी, क्योंकि अभी का जो ब्यूरोक्रेसी है उसको सामान्यतया देखिएगा तो, अगेन अपवादों को छोड़ दीजिए, तो सरकार की चमचागिरी से फुर्सत नहीं है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बात हम लोग समझ लें कि वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स जो है, उसमें बिहार का स्थान कहां है। बिहार सारे बड़े 28 राज्यों में पीछे से फर्स्ट है और हमारा जो कॉम्पोजिट स्कोर जो है वो 57 है। नाउ उसको अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा हम कॉन्टेक्स्ट समझ लें तो इसमें 4 कैटेगरी ऑफ स्टेट्स हैं। पहला जो है वो एस्पिरेंट है, जिनका स्कोर जो है 0 से 49 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद के जो स्टेट हैं वो परफॉर्मर्स हैं, उनका स्कोर 50 से लेके 64 तक होना चाहिए। उसके बाद 65 से लेके 99 तक के स्टेट्स को फ्रंट रनर्स कहा गया है। और लास्ट में एक अचीवर है जो जिसका स्कोर 100 है। वो पॉसिबल नहीं है, बट वो कोई भी आप विजन बनाते हैं तो उसमें एक अनअटेनेबल लिमिट रखते हैं, तो उसको रखा गया है। अब ये ऐसे समझ लीजिए साधारणतः कि एस्पिरेंट नाम तो दिया गया है पहले कैटेगरी का, बट वो बिल्कुल ही फिसड्डी मरे हुए स्टेट्स हैं, मरे हुए रीजन्स हैं, उसमें फॉर्चुनेटली अब कोई नहीं है। उसके बाद का जो कैटेगरी बनाया गया है, मेरे ख्याल से बिहार जैसे, बिहार, झारखंड, मेघालय, नागालैंड, इस तरह के राज्यों के लिए बनाया गया है। इसको परफॉर्मर कहा गया है। इसमें अगर आप देखेंगे कि जो राज्य हैं वो ऐसे हैं कि उन्होंने अब रेंगना शुरू कर दिया है। दूसरा जो परफॉर्मर कैटेगरी है उसमें ऐसे समझ लीजिए कि भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश देना शुरू किया है और आधा उपदेश वो दे चुके हैं। अर्जुन जो है थोड़ा उठ चुका है और गांडी उठाने की कोशिश कर रहा है। जो तीसरा कैटेगरी है
जो फ्रंट रनर्स का, उसमें ऐसा है कि अर्जुन लड़ाई के मैदान में आ चुके हैं कुरुक्षेत्र में और उन्होंने कुछ शत्रुओं को मार गिराया है। और जो चौथा स्टेट है अचीवर का, वो तो ऐसा है कि अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया है और महाभारत का जो युद्ध है वो खत्म हो चुका है और मैदान जीत लिया गया है। तो हम जो है अभी भी रेंगने वाले स्टेट में है और हमसे जो ऊपर जो हमारा भाई जो हमसे 2000 के शुरू में विभाजित हुआ झारखंड, वो स्थापित है और उसको भी हमसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं। उसका जो कॉम्पोजिट स्कोर है 62 है। विजन डॉक्यूमेंट 2047 बनाने में हमने वो जो नीति आयोग की 2024-25 की रिपोर्ट में बिहार का कोई उल्लेख नहीं देखा, तो ये केवल ये नहीं दर्शाता है कि हमारे यहाँ लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, ये भी दर्शाता है कि हमारे यहाँ विजन और इमेजिनेशन की भी कमी है। तो लोग जो बोलते हैं कि बिहार में एक से एक टैलेंटेड लोग हैं, मैं इसका बिल्कुल इतर मानता हूं। किसी जमाने में टैलेंटेड रहे होंगे, लेकिन लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते ये सारे अकर्मण्य हो चुके हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर। और ये जान लीजिए कि ये जो अपवाद भी हैं, उनको कोई अच्छी पोस्टिंग नहीं दी जाती है, उनको किसी कोने में फेंक दिया जाता है। वहां चोर और चोरों के सरदार अपनी जेबें भर रहे हैं, जनता के पैसे से और केंद्र के पैसे से, राज्य के पैसे से। जनसुराज के लोग जो अभी घूम रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन के लिए और बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी कह रहे हैं, उनको भी अपने सोच में थोड़ा विस्तार करने की जरूरत है। अगर हमारे पास अच्छे सुझाव हैं, उपाय हैं, तो हम उनसे बात करें, उन पे प्रेशर बनाएं कि उन सुझावों को अपने विजन डॉक्यूमेंट में, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में शामिल करें। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं, जनसुराज की कामना है कि बिहार में जब तक अच्छे स्कूल नहीं बनेंगे, बिहार के बच्चों का भविष्य नहीं सुधरेगा, बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल अच्छी बात है, मैं उनसे 100% सहमत हूं। आप बिहार में नेतरहाट के स्तर के स्कूल प्रखंड के स्तर पर बनाएं, जिले के स्तर पर बनाएं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खूब करें। लेकिन उनका क्या करें, जो बच्चे जिनको आप कह रहे हैं कि जो नीचे तबके के बच्चे हैं, जो गरीब जातियों से जुड़े हुए हैं, अनुसूचित जातियों से जुड़े हुए हैं, अब इस तरह के बच्चों को आप एक नई व्यवस्था के तहत अच्छे स्कूल में तो पढ़ा देंगे, आपको नेतरहाट के स्तर के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय भी बनाने होंगे। क्योंकि एक बच्चा जो 12वीं करके 10वीं करके अच्छे स्कूल से निकला है और वो वंचित तबके का है, उसके पास आर्थिक साधन नहीं है कि वो कहीं बाहर जाके दिल्ली में पढ़ ले, कहीं और पढ़ ले। अब वहां से अगर जब वो पास करता है तो उसके सामने जो ऑप्शन है कि वही पुराना गोयनका कॉलेज सीतामढ़ी का, वही पुराना जैन कॉलेज आरा का, तो उस बच्चे का भविष्य क्या होगा? 10वीं और 12वीं के बाद या तो उस बच्चे का पलायन होगा, वही फिर खेत बेच के कहीं से कर्जा लेके आप हर एक प्रखंड स्तर पे नेतरहाट जैसे विद्यालय खड़े करेंगे। तो आप ये सुनिश्चित करें कि बिहार में कम से कम आपके पहले शासनकाल में, पहले 5 साल में 38 जिलों में वो जो जैन कॉलेज आ रहा है, महाराजा कॉलेज है, गोयनका कॉलेज है, एलएस कॉलेज है, टीएनबी कॉलेज है, वो फिर से वो पुराना जो साइंस कॉलेज था, जो सेंट जेवियर्स था, उस लेवल के कॉलेज से पेयर किया जाए। तब जाके आपको जीरो से लेके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक अच्छा ऑप्शन मिलेगा। तब सही में हमारे यहाँ छात्रों का पलायन नहीं होगा, हमारे यहाँ अच्छे शिक्षक आएंगे। और इन सब चीजों को करने के लिए ऐसा नहीं है
कि राज्य सरकार के पास बजट नहीं है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं नीति आयोग की तहत और उसके अंतर्गत जो राज्यों को वित्तीय सहायता मिलती है, उसमें बहुत प्रावधान है कि आप अच्छे क्वालिटी वाले टीचर्स को नियुक्त करें, अच्छे प्रोफेसर्स को नियुक्त करें और बच्चों को एक समुचित व्यवस्था उनके बचपन से लेके जवानी तक मिले, ताकि वो समाज के कंट्रीब्यूटिंग मेंबर बने और वो जो बच्चे बिहार में एकदम अच्छी शिक्षा, अच्छी उच्चतम शिक्षा लेके बाहर निकलेंगे तो वो बिहार का भला भी करेंगे और देश का भी भला करेंगे। कि हर एक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया है। अब बजाय नए कॉलेजों की स्थापना करने के, जिसमें कि टाइम लगता है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, आपके जो एग्जिस्टिंग कॉलेज हैं उनमें सीट्स बढ़ाएं, उनकी प्रयोगशालाओं को फिर से आधुनिक बनाएं, उनको रेनोवेट करें। और जब हम बात करते हैं कि रोजगारोन्मुख शिक्षा की, तो किसने रोका है कि जो अभी के कॉलेजेस हैं उसमें आप बीएड के कोर्सेज ज्यादा चलाएं, उसमें नर्सिंग के कोर्सेज इंक्लूड करें, ऐसे प्रिंसिपल्स जिनको लॉटरी से लिया गया है उनको हटाएं। तो बहुत सारी चीजें जो हैं तुरंत से ही उसमें आपको अंतर दिखने लगेगा, परिवर्तन दिखने लगेगा। और ये परिवर्तन जो है बिल्कुल कास्केडिंग होता है, ये ऊपर से नीचे तक आता है और नीचे से ऊपर तक जाता है। जो स्कीम्स जो गवर्नमेंट की हैं उसको पूरी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करने की जरूरत है, जिसमें अभी का जो सरकारी तंत्र है उसको ऑगमेंट करने की जरूरत है। That's where lots of passionate people who do not care about money, जिनके पास उनकी जेब में इतना पैसा है कि वो अपने पैसे से खा सकते हैं, उनके दिल और दिमाग में एक ही जज्बा है कि बिहार को कैसे हम फिर से प्रथम श्रेणी के राज्य बनाएं। और उसके लिए वो अपना टाइम अगर देने के लिए तैयार है तो आप उसको एकदम वेलकम करें विथ ओपन आर्म्स। उसमें किंतु परंतु इस तरह की चीजें न सोचें। ऐसे ही सोचते सोचते तो बिहार गर्त में चला गया है। वैसे ही 1 मिनट मैं और लूंगा। दूसरी बात, अभी की जो जन सुराज की परिकल्पना है उसमें मैंने देखा कि बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन उसमें ये नहीं कहा गया है कि बिहार में आईटी हब भी बनना चाहिए। जब आईटी हब बनाने की बात आती है तो लोग कहते हैं कि बिहार के बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती है और इसके लिए अंग्रेजी आने की जरूरत है। इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैंने अपने अनुभव से देखा है और मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं जो बिहार से बाहर के राज्यों में काम कर रहे हैं और विदेशों में भी हैं, काफी सक्सेसफुल हैं। इंग्लिश इज नॉट ए बैरियर। इंग्लिश बिल्कुल बाधा नहीं है। वैसे ही इंग्लिश बाधा नहीं था जब हम 10वीं के बाद 12वीं के बाद जब कॉलेजेस में गए, वहां पे हमको एडजस्ट करना पड़ा। और अंग्रेजी एक माध्यम है, उसको जो लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग, मेडिसिन सीख सकते हैं वो उसे भी सीख लेंगे। उनको केवल अवसर की जरूरत है, अच्छे वातावरण की जरूरत है। जैसे आपने अंग्रेजी सीखी हिंदी शिक्षा माध्यम के स्कूल से 10वीं तक पढ़ने के बाद भी, वैसे दूसरे भी सीख जाएंगे। और जहां तक बिहार की तुलना में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्य जहां पे आईटी हब्स बने हुए हैं, उनके अंग्रेजी बोलने की कैपेबिलिटी हमसे बिल्कुल अच्छी नहीं है। हम तो अगर माने तो एट पार या बेटर हैं। आईटी हब में काम करने के लिए जिस शैक्षणिक योग्यता की जरूरत होती है वो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। तो ऐसे लोग जिनके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, चाहे वो भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से हो, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, नालंदा, कहीं से हो, अगर उनको कोडिंग की भाषा आती है, अगर उस भाषा में, उस टेक्नोलॉजी में कन्वर्जेंट है,
तो उनको अडॉप्ट करने में ज्यादा परेशानी नहीं हो। हमारे यहाँ इतना क्रिटिकल मास जरूर है कि जो लोग कंप्यूटर, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या अन्य आईटी रिलेटेड ब्रांचेस से बाहर निकल रहे हैं, उनको बिहार में जॉब देने की व्यवस्था होनी चाहिए। और इसके लिए अगर अच्छी कल्पना शक्ति वाला हमारा लीडर होगा तो वो जैसे सेंट्रल से फंड ला सकता है अन्य योजनाओं के लिए, इसके लिए भी ढेर सारी जो कंपनियां हैं देसी और विदेशी, उनको हम आमंत्रित कर सकते हैं। इसमें हम सब अपना योगदान देंगे। आज का एपिसोड थोड़ा गर्म और गर्मजोशी से भरा हुआ था, तो इस परिप्रेक्ष्य में दिनकर जी से बढ़कर कौन अच्छा कवि हो सकता है जो वीर रस के इतने ओजस्वी कवि थे। उनकी एक कविता मुझे बड़ी अच्छी लगती है जिसका शीर्षक है हिमालय, और जिसकी रचना उन्होंने 1962 में भारत और चीन की लड़ाई के बाद की थी। तो मैं उसकी कुछ पंक्तियां सुनाऊंगा। मैं पूरी कविता तो सुना नहीं पाऊंगा, याद नहीं है, लेकिन कुछ पंक्तियां जो मेरे दिमाग में हमेशा से रही हैं उसको मैं सुनाता हूं। मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। और उसके बाद वो कहते हैं, रे रोक युधिष्ठिर को नहा, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। तो आज के बिहार को भी ऐसे ही काम करने वाले, विजन रखने वाले लोगों की जरूरत है, जो बिहार को शिथिलता से उठा के फिर से भारत के भाल पे चमका सके। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलेंगे।